हिमालय की गोद में बसा नेपाल सदियों से शांति, संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन सितंबर 2025 में इस शांत देश की सड़कों पर बारूद और आंसू गैस की गंध फैल गई। संसद भवन आग की लपटों में घिर गया। प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा और काठमांडू की गलियां सेना के बूटों की आवाज से गूंज उठीं। यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे दशकों का असंतोष, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और युवाओं की आवाज दबी हुई थी। यह वही आवाज है जिसे अब दुनिया जनरेशन जेड का विद्रोह कह रही है। नेपाल का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। एक तरफ राजतंत्र का लंबा शासन, फिर लोकतंत्र की स्थापना और उसके बाद लगातार बदलती सरकारें। पिछले 2 दशकों में नेपाल ने दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री देखे, लेकिन स्थिरता किसी भी सरकार के हिस्से नहीं आई। भ्रष्टाचार के आरोप, धीमी आर्थिक प्रगति और बेरोजगारी ने आम जनता को परेशान कर दिया। खासकर युवा वर्ग, जो मोबाइल, इंटरनेट और ग्लोबल कल्चर से जुड़ा हुआ है, उसने लगातार अपनी आवाज उठानी शुरू की। नेपाल की जनसंख्या में बड़ी हिस्सेदारी युवाओं की है। 25 वर्ष से कम आयु के नागरिक देश की आधी आबादी से ज्यादा हैं। यही वह वर्ग है जिसे दुनिया जनरेशन जेड कहती है। ये युवा अब सिर्फ चुपचाप सरकार के वादों पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर जागरूक, दुनिया की घटनाओं से परिचित और अपनी बात खुलकर रखने वाले हैं। इन्हें यह लगता है कि पुरानी राजनीति अब उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। 2025 के अगस्त माह में नेपाल सरकार ने कुछ नए आर्थिक फैसले किए। टैक्स बढ़ाए गए, रोजगार योजनाएं अधर में लटक गईं और भ्रष्टाचार के बड़े घोटाले सामने आए। काठमांडू विश्वविद्यालय और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के छात्रों ने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे यह चिंगारी काठमांडू घाटी के तीनों जिलों काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में फैल गई। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और नारे लगे, हमें रोजगार दो, भ्रष्टाचार बंद करो, नई राजनीति चाहिए। ये प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही हालात बेकाबू हो गए। संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला, राष्ट्रपति भवन की दीवारें तोड़ी गईं, सरकारी वाहनों को आग लगा दी गई। सितंबर के 10वें दिन हालात इतने बिगड़े कि संसद भवन आग की लपटों में घिर गया। पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस से भीड़ को रोकना मुश्किल हो गया। नेपाल के इतिहास में 20 वर्षों बाद यह सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन बन गया। 9 सितंबर 2025 को नेपाल आर्मी को मोर्चा संभालने के लिए उतारा गया। काठमांडू घाटी के 3 जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। सेना ने आदेश दिया कि आम जनता केवल कुछ घंटों के लिए ही बाहर निकल सकती है। बड़ी सभाओं और रैलियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। तोड़फोड़ करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के बाहर सेना ने भारी सुरक्षा घेराबंदी की। चारों तरफ हथियारबंद जवान तैनात कर दिए गए। लगातार हिंसा और संसद में आगजनी के बाद प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया। यह घटना नेपाल की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित हुई। बीते 2 दशकों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से जनता के गुस्से के चलते इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल की स्थिति पर भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चिंता जताई। भारत ने नेपाल से शांति और लोकतंत्र बनाए रखने की अपील की। चीन ने कहा कि स्थिरता नेपाल के लिए अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार उल्लंघन की जांच की बात कही। प्रदर्शन और हिंसा के बीच आम जनता सबसे अधिक प्रभावित हुई। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। दवा और खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी। कामकाजी लोगों को रोजी रोटी का संकट झेलना पड़ा। प्रदर्शनकारी युवा कहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें साफ सुथरी राजनीति चाहिए, हम पुराने नेताओं से तंग आ चुके हैं। यही नाराजगी इस आंदोलन का ईंधन बनी। नेपाल की स्थिति धीरे धीरे काबू में आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी शांति होगी या सचमुच बदलाव आएगा। यदि युवाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह विद्रोह और भी खतरनाक रूप ले सकता है। लेकिन अगर सरकार, सेना और जनता मिलकर आगे बढ़ते हैं तो यह संकट नेपाल को नई दिशा भी दे सकता है। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि यह एक पूरी पीढ़ी का विद्रोह है। जनरेशन जेड ने यह साफ कर दिया है कि अब वे चुपचाप नहीं बैठेंगे। उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। हिमालय की ऊंची चोटियों की तरह यह विद्रोह भी ऊंचा उठ चुका है और अब पूरी दुनिया इसे देख रही है।